हाय दोस्तों, आप सभी को स्टडी विद सुबह सर पर आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के बीच में हम होमवर्क डाल चुके थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप पर जिस नाम से चैनल के नाम है उसी नाम के ग्रुप चल रहा है, उसी पर डाला गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आज एक पेजा हिस्ट्री भी डाला चुका है। धीमे धीमे हम कोशिश करेंगे कि और विषय का डिस्कशन हो जाएगा। तो अभी हम लोग धीमे धीमे स्टार्ट किए हैं, तो ये जल्द से जल्द सब और विषय हो जाएगा। तो आज हम लोग इस बात से देर ना करें और क्वेश्चन पर ध्यान दें और सावधानी पूर्वक से सुने और अपना कमेंट में जवाब दें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, तो न्यूटन के किन किन नियमों के उपयोग में करके वह अपने आप को तट तक लाया जा सकता है। मतलब कि ऐसा कौन सा गति का नियम है न्यूटन का ऐसा मुख्य रूप से 3 का नियम है। कितना न्यूटन का नियम? 3 है। पहला प्रथम गति नियम, दूसरा न्यूटन का, तीसरा फिर न्यूटन का गति नियम। मतलब कि 3 को गति नियम निकाला गया है न्यूटन ने। तो न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्षैतिज समतल पर विराम की स्थिति में, विराम के मतलब होता है रेस्ट, विराम के मतलब रेस्ट। तो रुका हुआ चीज को किस न्यूटन के नियम पर आधारित है? तो यह तीसरा गति नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि 20 केजी वजन जमीन पर है और इसके ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किसका कार्य किया जाता है? ये 0 जूल के लिए। कितना जूल? 0 जूल। मतलब 0 जूल पर रखने के लिए ये 20 केजी वजन का 1 मीटर ऊंचाई पर ये रखा जाता है, तो एक कार्य बनता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसका विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह काम करता है कि नहीं करता है? तो वह कोई भी कार्य नहीं करता। अब कोई मान ले कि कोई पहाड़ चीज है, पत्थर या किसी को घर गिराना है, तो उसको मान लो कि आज गिरा देना है और उस व्यक्ति से घर नहीं गिर पाया, तो नहीं गिर पाया तो कोई आया मालिक और उसको कहा कि जब मजदूर लोग जब बोला कि हमने तो प्रयास किया लेकिन फाइनल नहीं हुआ, तो जो मालिक था उन्होंने बोला कि आप तो कोई काम नहीं किए। तो मजदूर लोग क्या करें, हमने तो काम किया लेकिन टूटा नहीं, इसलिए कहा जाता है कोई भी कार्य न हुआ। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि शक्ति संरक्षण के नियम पर, शक्ति संरक्षण के नियम पर आगे की ओर यह झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर से रेखा आधार से होकर जाती है। मतलब गुरुत्वाकेंद्र से ये मतलब ग्रेविटेशनल सेंटर जो होता है ये यहाँ पर ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होकर जाती है। ऊर्ध्वाधर कहते हैं किसको? खड़ा हुआ रेखा को। कोई भी नीचे से ऊपर अगर चढ़ता है तो आदमी खड़ा होकर रहता है, और नीचे समतल चीज को हम क्षैतिज कहेंगे, और खड़ा चीज को कुछ ही बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। इसलिए मीनार खड़ा होता है, मीनार खड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद वे कितना वेग चलेगा? 3 सेकंड के बाद कितना वेग चलेगा? तो ये हमने बताया था कि ये वेग पूछा जा रहा है। तो ये त्वरण के मान देले है, मतलब त्वरण को हम ए से सूचित करते हैं, और त्वरण के जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण में ब या वा जरूर है। त्वरण कौन राशि हो गया? सदिश राशि। कौन राशि? सदिश राशि। और जैसी सदिश राशि हो गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये त्वरण में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देले है। मतलब ये छोटकी जी के मान देले, के कर्मा छोटकी जी के, और छोटकी जी को हम बोले थे त्वरण। कुछ बोलते हैं त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। कौन त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। और 9.8 जो होता है मीटर पर सेकंड, एक पूरा लगभग मान होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूमेरिकल में बनाने के लिए माना जाता है, छोटकी जी के मान।
3 सेकंड बाद दे लेते, ये 9.8 3 के साथ गुना कर दें, ये जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी है, एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है 100 केजी है, तो गुरुत्व जनित देले है यहाँ पर ही कि 10 मीटर पर सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण ये g/6 दे ले तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा, तो जितना द्रव्यमान वस्तु का होगा उतना ही द्रव्यमान उसके चंद्रमा पर भी होगा, कितना 100 केजी। अगला क्वेश्चन है पावर शक्ति, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, ये किसके समतुल्य के बराबर होते हैं, तो किलो मतलब केजी मीटर पर सेकंड क्यू, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यू होता है। अगला क्वेश्चन है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है, तो देखिए भारहीनता के अनुसार जो होता है अवस्था में मोमबत्ती के ज्वाला का आकार वही रहता है जो पहले के ज्वाला था। मोमबत्ती के कैसा है कि भौतिक के रासायनिक में बदला जा सकता है और रासायनिक को भौतिक में बदला जा सकता है, फिजिकल एंड केमिकल दोनों है। अगला क्वेश्चन है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, एक केस नली जल की अपेक्षा से एक अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण कुछ है कि तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा से कुछ ही होता है अधिक होता है, जल की अपेक्षा से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण की मतलब खोज किसने किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो ये न्यूटन ने किया था। कौन किया था, न्यूटन ने। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल के, किसका मात्रक, बल के। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का संरक्षण के आशय क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण यही होता है कि ऊर्जा ना तो नाश होता नहीं तो विनाश होता है, ऊर्जा एकदम सृजन हो सकता है, न तो नाश है न तो विनाश, मतलब ऊर्जा कोई बर्बाद है ना होता, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से। पास्कल किसका इकाई होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है, दाब पास्कल कुछ ही है, दाब के ऐसा है मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका दाब का समतुल्य देले है, 0.1 बार, 0.1 बार। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक है कुछ ही, जल के बहाव को मापने वाला को क्यूसेक कहते हैं। कहीं भी अगर जल बह रहा है तो वहाँ की मात्रा कुछ ही कहलाएगा, क्यूसेक। किसी पिंड का भार कैसा होता है, पिंड का भार कैसा होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक में भार से कम हो जाता है, तो जब लिफ्ट जा रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, 7 से नीचे की ओर जाएगा, कहाँ, ऊपर से नीचे में आएगा, तो वे शरीर का वजन का भार में बढ़ेगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वजन के भार में घटेगा। ये लिफ्ट में ऊपर से नीचे जो आता है उसकी अपेक्षा से ये बताया जा रहा है कि त्वरण के साथ नीचे आता है। कब, जब व्यक्ति भार कम रहेगा तब। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह होती है, ये 3600 किलोमीटर के उपग्रहों की ऊंचाई होती है। उपग्रहों की ऊंचाई कितना होता है, 36,000 किलोमीटर, 3600 नहीं 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक है जिसका नाम है आर्किमिडीज, ये किस देश से संबंधित है, आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, ग्रीस से, ग्रीस से। अगला क्वेश्चन है पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठों में ना चिपकने का कारण क्या होता है। अब बताओ, पानी के बूंदे हैं और नहीं चिपक रहा पृष्ठ जगह पर, कौन सा बल लगता है, असंजक बल। कौन बल, असंजक बल। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द में किस दिशा के किस ओर, माने सूर्य कने से उगता है, कने से डूबता है, पूरब से उगता है पश्चिम, हाँ पूरब से उगता है, पश्चिम से पश्चिम में डूबता है, किस ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से। कौन ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से, पश्चिम से पूरब। हाँ। पहिया में बॉल बीयरिंग का कार्य क्या होता है, पहिया में, पहिया एक स्थिति के जिसको गति घर्षण करता है। कौन घर्षण, गति घर्षण। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है जिसका तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है। तब पहले आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा, क्योंकि 9 डिग्री से घट के आया कितना, 3 डिग्री। किसी कालीन की सफाई के लिए छड़ी
से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होगा। मतलब कि कोई भी दर्री है आ गर्दा उर्दा अगर पड़ल है और उससे मतलब क्या ओकरा में हम यूज करें कि गर्दा अलग हो जाए, तो हम छड़ी से उसको पीटेंगे तो गर्दा अलग होता है। ये कौन सा न्यूटन का देन है, तो न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि अगर एक वस्तु है, उसको बाहरी वस्तु से अगर हम कोई भी टच करेंगे तो वे न्यूटन का पहला गति नियम कहलाता है। अब बराबरी बल लगता है तो ये न्यूटन का तृतीय गति नियम लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। तो नाव के भार उसके भार के बराबर होता है। झील के पानी के सतह के कहाँ होता है, नीचे, सतह के नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन होता है, क्यों। क्योंकि आदमी सड़क पर चलता है तो उसके लगता है कि अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। आदमी सड़क पर इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण उतना रूप से नहीं होता है, ज़्यादा घर्षण स्पीड चिकना लगता है। बर्फ की सिली पे कुछ ही लगता है चिकना, काहे लगता है, क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्योंकि घर्षण इसलिए कम होता है कि सड़क माने उखड़ा रहता है और बर्फ चिकना रहता है, इसलिए घर्षण ज़्यादा केकरा में होगा, बर्फ में। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है। लोलक की तो ये लंबाई के ऊपर ही निर्भर करता है, कितना पर निर्भर करेगा, लंबाई के ऊपर ही निर्भर। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, मतलब घड़ी की जो लोलक की लंबाई होती है वो काहे सुस्त हो जाती है, तो ये गर्मी के मौसम में सुस्त हो जाती है। क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में समय बढ़ जाता है और ठंडा के मौसम में समय घट जाता है। जो जल्दी समय अगर जल्दी शाम हो जाता तो ठंडा में और गर्मी में बहुत लंबा दिन करता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाता है, उसका आवर्तकाल कितना होगा, आधा। अगर 4% बढ़ रहा तो आवर्तकाल का जब पूछ रहा तो हो जाएगा 2%। कितना परसेंट, 2% अब बढ़ जाएगा। कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाएगा उसका लोलक के झूले में कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। कितना गुना, 2 गुना। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने की समय वैधता को क्या बताती है, बढ़ेगी। कोई भी अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका समय बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कण का द्रव्यमान P है, संवेग P है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है P² बटा में 2m, P² बटा में 2m। अगला क्वेश्चन है भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से क्या होता है। तो यह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। ये गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो न्यूटन ने बतलाया था। गुरुत्वाकर्षण मतलब कोई भी वस्तु अगर ऊपर लटकल है तो अगर वो नीचे गिर जाता है, या कोई भी आम लटका हुआ है अगर नीचे गिर जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के देन है, जो न्यूटन ने बतलाया था कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह जो किसी भी वस्तु को आकर्षित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में स्प्रिंग का भंडारित ऊर्जा क्या होता है। घड़ी में जो स्प्रिंग लगा रहता है वे रुक रुक के स्प्रिंग पकड़ता है, ओकरा कहते हैं स्थिति ऊर्जा। कौन ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभूति के कारण क्या होता है। कक्षा में त्वरण बाहरी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। त्वरण के बराबर इसलिए होता है क्योंकि जितना g के मान होता है उतना ही a के मान होता है। क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है छोटकी g के मान, और लगभग ओकरा माना जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार यह क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमेशा भिन्न वस्तुओं पर होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अगर विपरीत दिशा में अगर प्रत्येक प्रतिक्रिया होती है तो न्यूटन का तीसरा गति नियम होता है। न्यूटन का तीसरा गति नियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन का किस गति के नियम का पालन करता है। तो बताओ, अगर जितना पानी में आगे जितना पावर लगाएगा उतना ही पैर से पीछे लगाएगा तब तो आगे भागेगा। तो यार जितना बल आगे लगाएगा उतना ही बल पीछे लगाएगा। यह न्यूटन का तीसरा गति नियम होता है। कौन नियम, न्यूटन का तीसरा गति नियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि दल में फंसे व्यक्ति जो लेट जाने की सलाह लेती हैं। हाँ, तो क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। अब कोई भी दलदल में फंस गया तो उस व्यक्ति को सो जाना चाहिए ताकि उसका एरिया बढ़ जाए और उसको दलदल को खींचने में कठिनाई होवे।
इसलिए उतना देरी में कोई भी व्यक्ति आके उसे बचा लेगा, इसलिए दाब होकर कुछ हो जाता है, कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े को आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने के कारण बर्फ का घनत्व घट जाता है। बर्फ सटेगा तब बर्फ नहीं पिघलेगा, क्योंकि उसका घट जाएगा। कोई आदमी अगर टच करेगा तब बर्फ बहुत जल्दी पिघलेगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नजदीक होता है? तो यह 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों अंतर होता है? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तन होता है। द्रव्यमान कुछ ही रहता है, स्थिर, और भार परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थिर में गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन न होता है जब तक कोई भी बाहरी बल कार्य न करे। तो यह बाहरी बल कार्य न करे, यह न्यूटन का कौन नियम है? प्रथम नियम। कौन नियम? प्रथम नियम। जैसे कि दर्री को कोई गर्दा रहा है तो उसको अलग से हम छड़ी लाते हैं और उसको पीटते हैं तो जो धूरी गर्दा निकलता है, क्योंकि अलग से ना वस्तु लाए, तो यह न्यूटन का कुछ ही है, पहला नियम है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम है जो कथन का वैध ठहराया जाता है? द्रव को ना तो सृजन किया जा सकता है, नहीं तो विनाश किया जाता है। ये कौन होता है? ऊर्जा। कौन? ऊर्जा। ऊर्जा ना तो नाश होता, ना तो विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल का प्रयोग द्रव चलित ब्रेक एवं प्रत्यक्ष का उपयोग किसने किया था? कौन सा सिद्धांत दिया था? ये पास्कल ने दिया था। कौन दिया था? पास्कल ने दिया था कि ऑटोमोबाइल का जो ब्रेक है, जो प्रत्यक्ष से जो प्रयोग किया जाता है, वह पास्कल के सिद्धांत के नियम पर प्रतिपादन किया गया है। तो आप लोग के फिजिक्स से समाप्त हो चुका है, तो आगे हम केमिस्ट्री देखते हैं। चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है केमिस्ट्री में कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जैसे कक्षा का जो संख्या होता है लगभग 5 होता है। कितना? 5। पहला कक्षा K, दूसरा L, तीसरा M, और चौथा N, और पांचवा O। तो पहला घर में 2, और दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 18, और चौथा घर में 32, और पांचवा घर में 50। 2, 8, 18, 32, 50। 2, 8, 18, 32, 50। ये सब के फार्मूला निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2n के स्क्वायर, 2n के स्क्वायर। तो वही पूछा जा रहा है कि दूसरी कक्षा में कितना होगा? 8 होगा। दूसरी कक्षा में 8 होगा, तीसरी कक्षा में 18, तीसरी कक्षा में 18, और पहली कक्षा में क्या था? 2। पहली कक्षा में क्या था? 2। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है। तब कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है तो उसका द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान आप लोग को याद करवा देते हैं। अगर किसी भी तत्व के परमाणु संख्या अगर 6 है, या तो सोडियम के N11 है, तो यहाँ पे सम और विषम का लफड़ा रहता है। तो अगर विषम संख्या रहे, जैसे सोडियम के N11 विषम संख्या होता है, तो 11 दूना 22 करेंगे, अब विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे, 11 दूना 22 और 1 23 है। सोडियम के परमाणु द्रव्यमान हो गया 23 है, और सोडियम के परमाणु संख्या हो गया 11, इसलिए विषम संख्या में 1 बढ़ा के जोड़ेंगे। यही सम संख्या रहेगा, जैसे मैग्नीशियम के Mg12 होता है, तो Mg12 होता है मैग्नीशियम के, तो हम 12 में 2 से गुना करेंगे, 12 दूना 24, और वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। तो क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता तो भार कितना हो जाएगा? तो 6 दूना 12। तो ओकरे इलेक्ट्रॉनिक जो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 6। जितना इलेक्ट्रॉन होता हो तो नहीं होता प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। कहाँ? नाभिक। परमाणु की संख्या को हम Z से लिखते हैं। परमाणु संख्या को कौन से लिखते हैं? Z से। तो द्रव्यमान संख्या को A से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से कुछ लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा Z से। कुछ से Z से। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या, आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 23 है। परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगा? तो देखो हम बताते हैं। परमाणु संख्या सोडियम को हो गया 11। अब अगर परमाणु द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो निकलेगा ओकरा में न्यूट्रॉन की संख्या, तो हो जाएगा 12। कितना? 12। अगर द्रव्यमान का है तो 23 है।
द्रव्यमान क्या होता है 23, अब प्रोटॉन की संख्या क्या होता है 11। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अगला क्वेश्चन है कि बताना है कि किस तत्व के परमाणु भार संबंधित जो सर्वाधिक उपयुक्त में कथन बताता है। किस तत्व के, तो ये तत्व बतलाता है कि द्रव्यमान की संख्या विपरीत है और एक तत्व के परमाणु भार में भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या कितना होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु संख्या 35 है और उसका इलेक्ट्रॉन दे ले 18, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या कितना होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना है प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, तो प्रोटॉन की संख्या भी 18। अगला क्वेश्चन है किस तत्व में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस तत्व के द्रव्यमान में संख्या कितना होगा। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो सकता है, 2 और 2 4, 2 और 2 2 नंबर पर आता है हीलियम, 2 नंबर पर कौन है हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन के प्रोटॉन की संख्या क्या होता है। ऋण आवेशित के मतलब माइनस, ऋण आवेशित के मतलब माइनस और धन आवेशित के मतलब प्लस है। तो ये दोनों में कहा जा रहा है कि प्रोटॉन की संख्या में क्या हो सकता है, तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, लेकिन परमाणु में जब कहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभि के खोज कौन किया था, रदरफोर्ड। नाभि का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने कहा था। और जब धातु के पतले पन्ना पर एक अल्फा कण आए थे तो ये बौछार की जाती थी, अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्ने के बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे। मतलब इसमें यह मिलता है देखने याद करने के लिए कि नाभि का खोज जो किया था वे रदरफोर्ड ने किया था। और नाभि के अंदर प्रोटॉन और कोची रहता है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन जो होता है वो प्लस में होता है, और नाभि के चारों ओर घूमने वाला जो होता है वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कुछ कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला कौन था, जे थॉमसन। और प्रोटॉन को खोज करने वाला था गोल्ड स्टीन, और न्यूट्रॉन को खोज करने वाला था चैडविक। कौन खोज है, चैडविक। अगला क्वेश्चन बताना कि तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्व की प्रकृति को क्या ज्ञात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विनाशीकरण से, इलेक्ट्रॉनिक विनाशीकरण से ज्ञात किया जाता है। किसके निर्धारण में किसी तत्व के परमाणु संख्या नहीं करती है, तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, ये हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, ये हेनरी बेकुरल ने किया था। ये ग्रुप डी की एग्जाम में 100% है क्वेश्चन। हाँ, रेडियो सक्रियता से क्वेश्चन पूछता हूँ, या वहाँ भी है लेकिन यहाँ भी है। रेडियो सक्रियता की खोज ये वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कौन किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो धर्मी पदार्थ जो है ये उत्सर्जित केकरा से करता है, अल्फा कण, अल्फा बीटा गामा, 3 गो अल्फा बीटा गामा, तीनों ये जो होता ना ये रेडियो धर्मी पर उत्सर्जित करता है। अल्फा और बीटा की खोज किसने किया था, अल्फा और बीटा की खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने। कौन किया था, रदरफोर्ड ने। अल्फा किरणें है कोची, ये हीलियम के आयन है, हीलियम के कोची है आयन है। और हीलियम के आयन में कितने धन आवेश पाए जाते हैं, 2, कितना 2। अगला क्वेश्चन है बीटा किरणें बनी होती है केकरा, बीटा जो होता है माइनस में होता है, बीटा कोची में, अब अल्फा प्लस में, अल्फा प्लस में। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, गामा में। ऋणात्मक आवेश केकरा में होगा, गामा में। गामा किरणें क्या होते हैं, रेडियो सक्रियता को पदार्थों को कुछ करता, उत्सर्जित करता। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बोरॉन का। किसका, बोरॉन का। बोरॉन की जो होता है परमाणु संख्या B5 होता है, B5 होता है। सोडियम की Na11 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान दे ले है ऊपर में 22 दे ले, लेकिन ऐसे होता 23। लेकिन बोला जा रहा है कि एक बीटा के उत्सर्जन के बाद वाला पदार्थ कौन सा होता है, मतलब कि एक बीटा के बाद, तो सोडियम के बाद होता है 11 होता है, एक जुड़ गया तो 12 हो गया, तो उसके बाद में कौन तत्व आएगा, सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम। कौन आएगा, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा दोगुनी कर दिया जाए तो उसका रेडियो धर्मी की दर क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को अर्ध आयु 4 महीना होता है,
तो इस पदार्थ के लिए चौथाई भाग के क्षय होना के समय कितना लग जाता है? 8 महीना। कितना? 8 महीना। मतलब 4 महीना है ओकर अर्ध आयु में कितना हो जाता है? 8 महीना। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयु आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा? यूरेनियम के डेटिंग के कारण होता है। यूरेनियम डेटिंग के कारण ये पूरे पृथ्वी पर अपना आयु का आकलन किया जा सकता है। ऐसे तो लगभग यहाँ पर ही 7 अरब 5 अरब आधे मतलब पृथ्वी का विकास मतलब कि पहले हुआ था। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जा सकता है? जीवाश्म की आयु। जीवाश्म की आयु। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने किया था। कौन किया था? ऑटो हान ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर करता है। कौन पर? विखंडन पर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो ये विखंडने के द्वारा ही पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से उत्सर्जित कौन करता है? सौर ऊर्जा से उत्सर्जित करता नाभिकीय संयोजन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल। कौन जल? भारी जल का सूत्र होता है D2O। D2O। हाँ। विखंडन की प्रतिक्रिया में उत्तरदायी होता है परमाणु बम में ऊर्जा का मुक्त करने के लिए। परमाणु बम में ऊर्जा का मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 होता है। कोबाल्ट के कितना होता है? 60 होता है। आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि वह उत्सर्जित गामा किरणें होते हैं। कौन किरण? गामा किरण। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन होती है तो उसका अभिप्राय क्या हो सकता है? तो वह 20 दिनों में हो जाएगा। कितने दिनों में? कितना भाग में? 3/4 भाग में। 3/4 भाग में। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी तत्व किसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम को। कौन? थोरियम को। अगला क्वेश्चन है कि कलपकम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? तो ये यूरेनियम में। कौन? यूरेनियम में। सबसे महंगी धातु कहलाता है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग की किस आयु को निर्धारण किया जा सकता है? जीवाश्म की। कुछ जीवाश्म। जीवाश्म एक ईंधन है जो जलावन को जलाने पर किसी भी हवा के अपेक्षा से अगर जल जाता है तो वह जीवाश्म ईंधन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है कोची में? गीगर या मूलर या काउंटर के द्वारा। गीगर, मूलर और काउंटर के द्वारा ये कमान मापा जाता है। रेडियो सक्रियता की एसआई मात्रक क्या होता है? बेकुरल। एसआई मात्रक बेकुरल। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट कोची थोरियम का अयस्क कहलाता है। थोरियम का अयस्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी प्लेट को कौन से रेडियो एक्टिव का विकिरण का सर्वाधिक प्रभावित करती है? वह अल्फा किरणें। कौन किरण? अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? परमाणु बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम। परमाणु बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम यही दोनों का आविष्कार करता है परमाणु बम में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव का विखंडन के अंततः होता है शीशा में। किकरा में? शीशा में। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम और थोरियम में कौन सा तत्व के ऊर्जा क्षम होता है? थोरियम। ऊर्जा क्षम के लिए कौन होता है? थोरियम। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किसने दिया था? ड्यूटेरियम। कौन दिया था? ड्यूटेरियम ने दिया था। इसका नियंत्रण अच्छा ढंग से किया गया था वे नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्या द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो आप लोग का केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है तो चलते हैं हम आगे की ओर, बायोलॉजी की ओर चलते हैं। आप लोग बने रहें। आप लोग दोस्तों के पास भी ये सब भेजते रहें लिंक, ताकि वो लोग भी नए स्टूडेंट के पास भी भेजें ताकि वे कैसे डिस्कशन होता है वे लोग भी समझ चुके कैसे क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया जाता है। चलिए बताइएगा कि पहला क्वेश्चन है निषेचन होता है किसमें? गर्भाशय में। कहाँ? गर्भाशय में। जहाँ महिला के अंडवानी में अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंट्रोसिस है। एमनियोसेंट्रोसिस ये कहता है कि यह एक तरीका है जो कहाँ बतलाता है? तो भ्रूण के लिंग में। भ्रूण के लिंग में। मानव शरीर का रक्तचाप का नियंत्रण होता है किकरा द्वारा?
वे अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। जीवन का रक्षा का हार्मोन किस ग्रंथि से होता है? जीवन का रक्षा करने का वाला कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रीनल। कौन होता है? एंड्रीनल। मानव के शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष को, हाँ, पीयूष से प्यूटूट ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है? प्यूटूट ग्रंथि। कौन ग्रंथि? प्यूटूट ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड के, अल्ट्रासाउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? ये बीजांड सन के द्वारा ही ये प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री को नसाबंदी कहाँ कहा जाता है? ये ट्यूबेक्टोमी में, ट्यूबेक्टोमी में जो जाता है वो स्त्री को नसाबंदी कहलाता है। हाँ, गाय और भैंस को थनों में जो दूध उतारता है वह कौन सी सुई लगवाती है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा सुई? ऑक्सीटोसिन, ताकि दूध सुई देने से दूध कहाँ हुए ज्यादा देर। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करता है तो वह उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH होता है। अगला क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तांबा। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml पर कितना होना चाहिए? 14.5 ग्राम होना चाहिए। 14.5, तब जाके मनुष्य का ब्लड सही रहेगा, नहीं तो फिर एक बाद नीचे आएगा ना। अच्छा, बड़ा की छोटा है? क्या मतलब छोटे के बड़ा का बड़ा? ये ब्लड हाँ? नहीं, 100 ml वाला ब्लड की होना चाहिए। ठीक है, बोला कि छोटा बच्चा का बड़ा। ये छोटा हो या बड़ा हो, ये चलो, एक- हाँ एक होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राम में ग्राम में बताया जा रहा है। छोटा मात्रक है, बड़ा मात्रक थोड़ी है कि केजी में ना होगा। इतना होना चाहिए। हाँ, इतना होना चाहिए। मानव के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोबी का संबंधित करता है? यह रक्त जमाव से। क्या कारण? रक्त जमाव। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी मतलब स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। क्या से? थायराइड से। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, वे कहलाता है एंड्रियोनेलिन। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। कुछ है? हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव के शरीर में सबसे कठोर होता है? दंत बलक। मतलब हमनी के दांत कैल्शियम के बना हुआ है। कुछ क्या? कैल्शियम। इसलिए दांत कम हथियार की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसका मतलब इंसुलिन स्रावित होता है? ये बीटा कोशिका से। केकरा से? बीटा कोशिका से। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन उत्पादन केकरा से होता है? पेनक्रियाज के द्वारा। केकरा? पेनक्रियाज के द्वारा ये यहाँ पर ही बताया जा रहा है इंसुलिन की उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के उपस्थिति में सुक्रोज को CO2 को जल का ऊर्जा अगर मुक्त होने के कारण साथ में रूपांतरण होने लगते हैं तो वह वायु श्वसन कहलाते हैं। कौन श्वसन? वायु श्वसन। अगला क्वेश्चन है कि हमारी छड़ी हुई सांस को अगर हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वह 4% होती है। कितना? 4%। अब वायुमंडल में CO2 का मान कितना होता है? 0.03%। वायुमंडल में कितना होता है? 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय वांछित केकरा से होता है? ऐच्छिक पेशी से। केकरा से? ऐच्छिक पेशी से हृदय होता है, वांछित होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। कुछ पर? तलवे पर सबसे अधिक होता है। तलवे कहे के मतलब जो पैर के तल है, हाथ के तल है, एकरा का सबसे मोटा मतलब होता है ये लेयर इसका। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि कंडारा जोड़ता है किससे? कंडारा किससे जोड़ता है? पेशी की हड्डी से। पेशी के हड्डी से। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है बताना है
कि आदमी के कंठ के किस भाग में ऑटोग्रंथि एप्पल मतलब एंडम्स के एप्पल कहा जाता है? वे थायराइड ग्रंथि को, किसको? थायराइड ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मस्तिष्क कितने कितने मतलब कि ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। कितना? 1300। इतना ये तक भी जानिएगा कि जो लड़की को जो होता वजन ओकर होता 1350 और लड़का को होता 1450 ग्राम। कितना? 1450 ग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थियां कौन होती है? उरो अस्थि। कौन अस्थि? उरो अस्थि। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव के शरीर के उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत में बिना कुचला रहता है तो वह कोशिकीयों के तरल के रूप में, कोशिकीय को तरल के रूप में। बताना है अगला क्वेश्चन कि आंख के रेटिना व परंपरागत के लिए कैमरा के में किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। सोचिए से फिल्म से हम वे तुलना कर सकते हैं। चलिए बताना है कि एक मनुष्य में कितने हड्डियां होती हैं? बेशक मनुष्य में, जैसे अभी हमने के बॉडी में कितना हड्डी है? 206। 206 हाँ, बच्चा में क्या होता है? 2 हड्डी बढ़ जाता है, 208 है। 208। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन होता है? तो ये कान की हड्डी होता है, सबसे छोटी और सबसे मुलायम। ये कान की हड्डी, इसको बोलते हैं स्टेपेज। कुछ बोलते हैं स्टेपेज। अगला क्वेश्चन है कि आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन है। कूल्हे के जोड़ को कुछ बोलेंगे? प्रतिस्थापन। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन होता है। कुछ होता है? प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 मिनट में औसत कितने बार आता है और कुछ जाता है? तो ये एक बार में मतलब कि 1 मिनट में औसत जो बनता है वो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना मिनट में? 1 मिनट में। हृदय कब आराम हो लेता है? 2 धड़कनों के बीच में। हृदय कहाँ आराम होता है? 2 धड़कनों के बीच में। तो आप लोग का बायोलॉजी भी समाप्त हो चुका है। तो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो तीनों खत्म कर चुके हैं। लास्ट बच रहा है ये हिस्ट्री बच रहा है, क्योंकि ये भेज दिए थे साथ में। पानी तक पिया रहता है। इतिहास तो भारत का इतिहास प्राचीन भारत से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत चालू फिर सेकंड भारत वाला चालू करेंगे जब ये प्राचीन पूरा भारत खत्म हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम भारतीय प्राचीन भारत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम चालू करेंगे विश्व इतिहास, पूरे वर्ल्ड इतिहास। अभी भारत के इतिहास पढ़ेंगे। चलिए, पहला लेसन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये है अभी कहाँ? पाकिस्तान के लड़काना जिला में। कहाँ? पाकिस्तान के लड़काना जिले में। पहला क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कब मिला था? माने कि हड़प्पा सभ्यता कब मिला था? तो 2500 से लेकर 1750 के ईसा पूर्व में के बीच में। 2500 से लेकर 1750 के ईसा पूर्व के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? वे सूत कोंगड़ा में मिला था। कहाँ मिला था? सूत कोंगड़ा में। सूत कोंगड़ा में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल काली बंगाल किस प्रदेश में मिला? काली बंगाल कहाँ मिला था? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान का राजधानी जयपुर। राजस्थान के जयपुर। और राजस्थान कोची है? पूरे भारत के सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता है? सेल खड़ी। कोची? सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की युग क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की युग कांस्य युग थी। कौन आ गया? कांस्य युग थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या है? व्यापार करना। सिंधु घाटी के लोगों के व्यवसाय कोची था? पेशा कोची है? व्यापार करना। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ से थे? शहरी से। कहाँ से? शहरी से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? ईंट से। कोची से बनाया गया था? ईंट से।
अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस पौधा के उत्पादन में सर्वप्रथम किया जाता है? कपास। कुछ के कपास। कपास रुआ के बोलते हैं। कुछ के बोलते हैं रुआ की खेती ज्यादा हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम कब किया था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कहाँ? लोथल। लोथल कहाँ का रहने वाला था? गुजरात के। कहाँ के? गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि पैमाने को खोज यह सिद्ध कर दिया गया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हुए थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था? लोथल में हुआ था। कहाँ? लोथल में। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के एक नाम कौन सी है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता के नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने नाम से पुकारा था। वे सिंडन ने किया था। कौन किया था? सिंडन। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर या योजना के लिए। अपने नगर और योजना के लिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के खोजा गया था सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। कौन था सबसे पुराना? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में चांदी के उपलब्ध प्राचीन साज कहाँ से मिला था? सबसे पहले वे हड़प्पा संस्कृति में मिला था। कहाँ? हड़प्पा। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन के प्रणाली का मतलब कि कौन सा जल को पता चलता है? वे धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। बताइएगा आगे कि हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों का किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल। किस रंग का? लाल। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले थे? मोहनजोदड़ो। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज को निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा था वे व्यक्ति का नाम था कोची? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। बताइएगा अगला क्वेश्चन रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता था वे कहाँ था? सौराष्ट्र में। कहाँ? सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है कि किसी पशु की आकृति में जो मोहर मिलती है जिससे ज्ञात की जाती है यह सिंधु घाटी के मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य में व्यापारिक संबंध था। ये कौन सा मतलब कि जानवर से संबंधित था? बैल से। कुछ से? बैल से। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी होती है? वो होती है उचित सामंतवादी। कौन वादी? उचित सामंतवादी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। कहाँ मिला खेत का साज? हाँ, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि खेत का साज कहाँ से मिला? कालीबंगा से। खेत के साज कहाँ से बना? कालीबंगा। हाँ। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि सैदव सभ्यता में ईंटों का अलंकार किस स्थान पर मिलता है? कालीबंगा से। कालीबंगा से। बताइएगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित होते हैं? सिंध में। कहाँ? सिंध। मोहनजोदड़ो का कौन सा किला कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नाना नगर पाया जाता है तो ये पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त न हुआ? लोहा। किसका? लोहा का परमाणु संख्या होता है Fe26। स्वायत्तोत्तर भारत के सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन की स्थलों की खोजा गया था। ये यहाँ पर ही गुजरात में खोजा गया था। कहाँ? गुजरात। बताइएगा अगला क्वेश्चन किस हड़प्पा कालीन में स्थल में नृत्य मुद्दा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है?
वे हुए हैं मोहनजोदड़ो से। केकरा से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस धातु को परिचित नहीं थे? तो वे लोहा से। कौन चीज से? लोहा से। बताइएगा अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन सबसे युगल का सावधान का साज मिला था? तो ये मिला था, ये किसको मिला था? लोथल के। कहाँ? लोथल का। लोथल कहाँ के रहने वाला था? गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। मानव समाज में विलक्षण के, क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है, तो वह संस्कृति पर होता है। किसका पर? संस्कृति पर। बताइएगा अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का संबंधित किससे है? वे संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। कौन सी से? आदि ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में गैर अर्थ का क्या होता है? नागरीय सभ्यता। कौन सभ्यता? नागरीय सभ्यता। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व के रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक कौन होता है? मृद भांड। कौन भांड? मृद भांड। बताइएगा अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक सभ्यता के भिन्न से क्या होती है? तो ये भिन्न से क्या होती है बताना है। तो ये प्रकाश में पास अगर हो तो ये शहरी जीवन के सुविधा पे पर भी होना चाहिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य होता है, वे पुरातात्विक खुदाई से होता है। पुरातात्विक खुदाई से होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के मूल स्रोत के लिए तो वे मूल स्रोतों के लिए तो वे बताता है बर्तन, जेवर, हथियार और कोची औजार। बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ये निवासियों का सभ्यता को जानने का कोची मिलता है? ये हथियार भी कहा जाता है। कोची कहा जाता है? हथियार। तो आप लोग का इतिहास भारत के प्राचीन मतलब कि जो प्राचीन भारत इतिहास था वे समाप्त हो चुका है। एक लेसन जैसे समाप्त हो गया तो कल ये होमवर्क डालेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है।